आपको एक कम बैंड वाला 5G फोन लेना चाहिए या फिर ज्यादा बैंड वाला। आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। देखो अभी हाल ही में मैंने एक बहुत बड़े क्रिएटर की वीडियो देखी जहां पर उन्होंने बताया कि अगर आपको 5G फोन लेना है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके 5G फोन जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बैंड्स होने चाहिए। तो क्या ये बात सही है? स्पेशली अगर हम 20,000 से कम के फोन देखें तो वहां पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। भाई करना क्या है, 5G फोन ले या 4G फोन ले? 5G फोन में हमें स्पेक्स नहीं मिलता, 4G फोन में हमें 5G नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5G बैंड्स आखिर होते क्या हैं। अब देखो अगर आपको 5G समझना है तो मैंने आसान शब्दों में इन वीडियोस में आपको बता रखा है कि 5G क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में, मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ। एक्चुअली में अगर मैं बताने जाऊँ तो 5G बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। वो मतलब जो पढ़ाई कर रहा है उसके समझने लायक है। नॉर्मल पब्लिक के लिए जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल मोर देन इनफ है। देखो हमें पता है जितना भी नेटवर्क है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर चल रहा है। वो वेव्स हमने फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर रखी हैं। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया चुन लें, उस चीज को हम बैंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टावर है, वो बहुत वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, तो उसमें से इतना एरिया हम एक बैंड की तरह मान सकते हैं। तो बैंड आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कंपनीज को आखिर क्या दिक्कत है। एक कंपनी आपको 3 ही बैंड क्यों दे रही है, एक कंपनी आपको 11 बैंड क्यों दे रही है? क्या जो कंपनी 3 बैंड दे रही है उसे ये पता नहीं है कि हम 5G फोन बेच रहे हैं, ज्यादा बैंड देने से उनके फोन्स बिकेंगे? तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों इतने कम बैंड दे रही है? हमें अगर अपने फोन्स के अंदर 5G कैपेबिलिटीज लानी है तो उसके लिए हमें 3 चीज चाहिए होगी। पहला, 5G का मॉडेम आपके फोन में होना चाहिए। दूसरा, ऐसा प्रोसेसर होना चाहिए जो उस 5G मॉडेम को सपोर्ट करे। तीसरा, ये तो हार्डवेयर हो गया। अब इस हार्डवेयर को चलने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप एक स्मार्टफोन कंपनी हो तो। देखो आप देखते रहते हो ना कि साइंटिस्ट वगैरह क्या करते रहते हैं, कोई स्पेक्ट्रम के ऊपर स्टडी कर रहा है, कोई लाइट के ऊपर स्टडी कर रहा है, कोई साउंड के ऊपर स्टडी कर रहा है। दुनिया भर की स्टडी चलती रहती है। तो क्या वो लोग पागल है जो इतना मतलब मेहनत करते रहते हैं? हाँ, कुछ लोग पागल होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर दिमाग भी लगाते हैं। यहाँ पर ये जो बैंड्स कैटेगराइज करे जाते हैं, इनकी वर्किंग को पहले किसी ने एक्सप्लेन करा है। उसे एक्सप्लेन करने के बाद उसे यूज करने का तरीका निकाला है। उस तरीके को उन साइंटिस्ट ने, उन पढ़े लिखे लोगों ने पेटेंट करवा लिया है। अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अकेले उस पेटेंट को संभाले, जो भी दुनिया में उस टेक्नोलॉजी का या उस रेंज में उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है उसका पैसा उन्हें लाइसेंस फीस की तरह मिलना चाहिए, या फिर ये बहुत सिरदर्दी का काम है। दूसरा बहुत आसान तरीका है, वो अपने पेटेंट को किसी बड़ी कंपनी को बेच दें, लाइक इंटेल, क्वालकॉम, सैमसंग, ऐसी कंपनीज को। तो यहाँ पर एक साथ उनके पास 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1000 मिलियन, जितना वो चाहेंगे उतना उन्हें मिल जाएगा। बाकी कंपनी की सिरदर्दी कि वो उस पेटेंट से कैसे पैसा कमाए। तो इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि सैमसंग जो है वो क्वालकॉम में अपने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर क्यों बेचती थी पहले, क्योंकि जिस मॉडेम पे आपका एक्सिनोस काम करता था, उस मॉडेम के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो काम करेगा, उसका पेटेंट क्वालकॉम के पास है। तो सैमसंग को क्वालकॉम को एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, एक लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। वो फीस देने से अच्छा उसने ये समझा कि हम क्वालकॉम के साथ ही चले जाते हैं यूएस के अंदर। तो उसी तरीके से अभी जितनी भी कंपनीज है उनको अपना हार्डवेयर अगर कंपेटिबल करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ तो उन्हें एक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। और जो कंपनी जितने ज्यादा बैंड्स इनेबल करेगी अपने 5G मॉडेम के अंदर, उन्हें उतना ही ज्यादा रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी या लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। अब ये दिक्कत फ्लैगशिप्स के अंदर तो है ही नहीं, ये दिक्कत वही आती है आपकी 20,000 से कम वाले फोन के अंदर। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि मुझे एक फोन 120 रुपए का बेचना है, लेकिन मुझे उसे बनाना 100 रुपए के अंदर ही है, कुछ भी हो जाए। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है अगर मुझे 5G फोन बनाना है तो। पहला, मैं यहाँ पर केवल 3 5G बैंड देता हूँ। तो उन 3 5G बैंड्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, उन 3 5G बैंड्स के लिए मैं 20 रुपए खर्च कर देता हूँ। अब मेरे पास बाकी स्पेसिफिकेशन के लिए 80 रुपए बच गए। मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छा हार्डवेयर, अच्छी डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ये सब आपको दे सकता हूँ। वहीं पर अगर मैं मान लो 12-15 5G बैंड यूज कर लेता हूँ तो 100 रुपए में से 50 रुपए मेरी लाइसेंस फीस चली गई 15 बैंड यूज करने में। अब मेरे पास हार्डवेयर के लिए केवल 50 रुपए बचा। तो अब मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस करूंगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जितने भी फोन्स हैं कम प्राइस रेंज में जहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, वहां पर आपको कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं। और जिन फोन्स के अंदर कम बैंड है वहां पर आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अब वापस से हमारा पहला सवाल कि हमें कम बैंड वाला 5G फोन लेना चाहिए या फिर ज्यादा बैंड वाला। देखो 5G के अंदर एक और चीज आपको जान लेनी चाहिए।
चाहिए। फ्रीक्वेंसीज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। मतलब अगर मिलीमीटर वेव को आप देखोगे वहां पर आपको 5G के अंदर 1 Gbps 2 Gbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके मोबाइल और टावर के बीच में एक किताब भी आ जाती है ना तो भी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। या फिर अगर आप टावर से थोड़ा सा भी दूर चले जाते हो तब भी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती चली जाएगी। सिमिलरली जो आपकी मिड फ्रीक्वेंसीज है वहां पर थोड़ा सा बैलेंस हो जाती हैं चीजें, आपको कवरेज भी थोड़ा ठीक मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी मिल जाती है, स्पीड आपको वही 2 Gbps 1 Gbps के आसपास नहीं मिलेगी, 600-700 के आसपास मिल जाएगी, लेकिन डिस्टेंस आपका कवरेज बढ़ गया। लो फ्रीक्वेंसीज जो है वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ स्पीड कम हो जाएगी लेकिन एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पर अभी वर्ल्ड वाइड में N78 बैंड ऐसा है जो कि काफी परफेक्ट एक बैलेंस के साथ हमें मिलता है। यहाँ पर आप मिलीमीटर वेव्स तक भी जा सकते हो, यहाँ पर आप लो एंड पर भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा लो नहीं जा सकते लेकिन फिर भी काफी हद तक आप जा सकते हो कि एक अच्छा एरिया आपका टावर कवर कर ले। और इसी वजह से ये एक वेल टेस्टेड बैंड है जो कि 5G के ऊपर अभी काफी अच्छे से काम कर रहा है सभी कंट्रीज में। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही स्पेक्ट्रम को, इसी बैंड को एलोकेट किया है कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सबको कि भाई आप इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करो, अपनी जितनी भी टेस्टिंग करनी हो सारी टेस्टिंग इसके अंदर ही करो। अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्रीक्वेंसी आखिर बनाई क्यों जाती है, ये दायरा बनाया क्यों जाता है? तो इसका पहला रीजन आपका हेल्थ हो गया। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतना आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता जाएगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मोबाइल फोन, मोबाइल टावर्स हमारे लिए खराब है, नहीं, वो हमारे जितनी बियरेबल क्षमता है उससे बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। इवन 5G जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालता है ना, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डैमेज हमारा सूरज, हमारी स्किन, हमारी बॉडी पर करता है। अगर आपके घर के आसपास मिलीमीटर वेव का एंटीना लग जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फाइनली हम उस चीज का जवाब दे देते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए थे कि 3 बैंड वाला फोन ज्यादा अच्छा है या 11 बैंड वाला, या इवन 1 बैंड वाला फोन आपके लिए इनफ है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंडिया के अंदर 95% चांस है कि आपको N78 बैंड ही देखने को मिलेगा। और जितने भी फोन्स हैं वहां पर लगभग सारे फोन के अंदर आपको N78 बैंड देखने को मिलता है। चाहे उसमें 1 बैंड हो तो वो N78 ही होगा, केवल 10 है तो ऑफ कोर्स उसमें होगा ही N78। तो 95% चांसेस है कि अगर आपके पास कम 5G बैंड वाला फोन है तो भी आपको 5G मिलेगा। आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे ज्यादा बैंड्स चाहिए मेरे फोन के अंदर। आप यहाँ पर कम 5G बैंड वाला फोन लो और ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन का भी मजा लो, तो आपके दोनों तरफ से वो हो गए, 5G का 5G, स्पेसिफिकेशन की स्पेसिफिकेशन। लेकिन अभी कंपनी को ये चीज पता है, टेक पीपल को ये चीज पता है, नॉर्मल जनता को ये चीज नहीं पता। इसी वजह से आपको बैंड्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और स्पेसिफिकेशन आपको पता ही है कैसी कैसी मिल रही है आज के टाइम में। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि भाई अगर एक ही बैंड आ रहा है तो आपके जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अलग अलग कंपनीज है, BSNL है, ये लोग एक ही बैंड पे काम करेंगी? हाँ, एक ही बैंड पे काम करेंगी। जो ऑक्शंस होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। मान लो दिल्ली के अंदर जो ऑक्शन हुआ वहां पर 3.3 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ले ली जियो ने। मुंबई के अंदर 3.3 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ले ली एयरटेल ने। अब क्या दिल्ली वाला बंदा मुंबई में जाके अपना सिम यूज नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। और यहीं पर काम में आता है, आपने जो रोमिंग सुना होगा, पहले आपको रोमिंग के चार्जेस देने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो दिल्ली वाला बंदा मुंबई गया तो जियो जो है वो एयरटेल को कुछ पैसा देगा कि भाई ये काम करो, हमारे कुछ बंदे दिल्ली से आए हुए हैं अपनी फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हमारी जो सिम है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रही है, तो आपका जो ऑपरेशन है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, आप हमें अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़े दिन तक यूज करने दो जब तक वो बंदा है वहां पर। तो इसी वजह से आपसे चार्ज लिया जाता था ताकि जियो एयरटेल को पैसा दे सके। अब ये चार्जेस डेटा की फॉर्म में लिए जाते हैं। अगर आप बाहर जाकर डेटा यूज करते हो तो बहुत जल्दी खत्म होता है। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि एक बैंड जो है जैसे N78 का पूरा बैंड एक स्टेट में यूज होगा, नहीं, एक स्टेट के अंदर अलग अलग बैंड्स भी यूज होते हैं। मान लो इस एरिया के लिए कंपनी ने, जियो ने केवल ये लो एंड वाला बैंड लिया, इस एरिया के लिए हाई एंड बैंड ले लिया। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उस एरिया में, मान लो कि ये पॉश एरिया है, यहाँ पर हर कोई हाई स्पीड चाहता है, तो उसके लिए कंपनी बिड लगाएगी कि इस एरिया के अंदर वो हाई फ्रीक्वेंसी ले सके। जो ज्यादा पैसा लगा देगा उसको ज्यादा वाला बैंड मिल जाएगा, बाकी लोगों को नीचे वाला बैंड मिल जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपके इलाके में जियो की स्पीड ज्यादा आ रही है एयरटेल से कम, या फिर एयरटेल की ज्यादा आ रही है जियो की कम। तो इसी वजह से कि उस एरिया में अपर जो बैंड है वो जियो ने ले रखा है या एयरटेल ने ले रखा है, लोअर वाला जियो या एयरटेल के पास है, अपने आप समझ लो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अभी अगर एक भी बैंड आपके फोन के अंदर है तो निश्चिंत रहो, N78 है तो उसके अंदर मिलीमीटर वेव तक जाने की क्षमता है। और अगर आपको उससे भी ऊपर की स्पीड चाहिए तो वो देखो आप
6G 7G तब तक आ जाएगा 3-4 साल बाद, तब ले लेना। अभी तो कम से कम 2 साल 5G को ही आने में ढंग से लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, जो कि मेरे हिसाब से लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।